हेलो गाइस, तो आ चुका हूँ घर। लंच करके मैं बैठ गया पीसी में। आज थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना था। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना था अबाउट बैंक लोन रिलेटेड। और उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ उससे पहले ये देखो गाइस, मेरी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अभी तक कितने हुए सब्सक्राइब? देखो 8 ही सब्सक्राइब है। वैसे व्यू तो आने शुरू हो चुके हैं, आने लग गए, इसमें कोई नहीं। पर आप सभी लोगों का बहुत सारा सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। गाइज, आज आप मैं सभी के साथ एक चीज़ शेयर करने जाने वाला हूँ। बैंक आपसे कैसे पैसे वसूलती है, बैंक आपको कैसे झांसे में फंसाती है, उसके रिगार्डिंग में आपको सर्च सब कुछ इंफॉर्मेटिव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बताना चाहूँगा कि बैंक कैसे कमाता है आपसे। बैंक की मेन इनकम है लोन से। वो आपसे जो कुछ इंटरेस्ट लेती है, बैंक की मेन इनकम वही है। जैसे जैसे होम लोन, कार लोन, ऑटोमोबाइल लोन, मॉर्गेज लोन, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले रहे हो उसकी लोन। बैंक की मेन इनकम है लोन से। तो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी होना है, तो आपको इस चीज़ों से कैसे बचना है, मैं आपको आज आज ये इस वीडियो में पूरी शेयर करूंगा। आप ही के पैसों से बैंक कैसे बड़ी होती है, बैंक अपना जेब कैसे भरती है। जैसे कि आप बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, एग्जांपल एफडी आप करवाते हो, तो एफडी में आपको सब अलग अलग कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट रेशियो है। जैसे इंडिया में आप मान लो 7% ईयरली आपको फिक्स, 7 to 7.50 पॉइंट अप्रोक्सी सभी बैंक के डिफरेंस है। 0.5, 0.25, 0.10 पैसे का डिफरेंस ही सभी बैंक में जनरली होता है। तो उसको फिक्स 7.5% आप ले लो पर ईयर, वो उसका फिक्स है। पर बैंक आपको कैसे देता है, वो कमा के कैसे देता है आपको? बैंक आपको 7 to 7.5% पर ईयरली देता है। जब आप उसी बैंक से आपको कुछ खरीदना है, जैसे होम लोन लेना है, जैसे कुछ आपको सपोज कार लेने जा रहे हो, तो आप उसी बैंक से आप लोन लेने जा रहे हो, तो बैंक आपसे 9 to 10, 11, 12% आपको पर ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो आप बैंक आपको तो सिर्फ 7 to 7.5% पर ईयरली देता है। पर आप जब लोन लेने जा रहे हो उसी बैंक से, तो आपसे 9 to 11, 12% आपसे ले रहा है। डिपेंड्स, वो भी आपकी अच्छी प्रायोरिटी में वो चेक करते हो। आप अच्छे प्रायोरिटी में आते हो, आपकी क्रेडिट साइकिल अच्छी है तभी। अगर आपकी क्रेडिट साइकिल अच्छी नहीं है तो रेट उससे भी आपसे ज़्यादा लेती है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो मैं आपको यही यही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपको सलाह देना चाहूँगा। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो आप उसमें लोन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या, इंडिया में तो ब्लैक और वाइट पेमेंट का इश्यू है। ठीक है, होम लोन में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो आपको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होम तो ऐसी ही, आप हाउस घर एक खरीद रहे हो तो घर की तो आपको लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन मिलने ही वाली है। जैसे आप अपना लोन का, उसका इंटरेस्ट का सब कैलकुलेट कर लो आप, तो भी आपको उसको एप्रिशिएट तो मिलने ही वाली है। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो या कुछ बाइक लेने जा रहे हो, उसमें आप लोन ले रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन आएगा। क्योंकि आप नई एक गाड़ी, सपोज 15 लाख की गाड़ी ले रहे हो, आप उसमें 30%, 40% डीपी भर रहे हो और बाकी 60% आप लोन ले रहे हो, तो लोन का इंटरेस्ट जो होगा 10 to 11% अराउंड अराउंड यहाँ होगा। उसके आजू बाजू हो गए रिलेटेड टू बैंक, आपकी क्रेडिट कैसी है उसके रिगार्डिंग सब कुछ वो सेट होता है। ये आपसे पर ईयरली चार्ज करता है बैंक। और पर हर साल आपकी बैंक की गाड़ी की प्राइस भी डाउन होती है, उसमें आपको डेप्रिसिएशन अच्छा खासा आता है। आप अगर 5 years या 7 years की ऑटोमोबाइल्स कार में लोन मिलती है, लोन या मिलती है उसके, ठीक है, तो अब 7 years में आपने उसका पर ईयर 9 to 10% आपने इंटरेस्ट दिया और 5 साल में आपने गाड़ी का भी डेप्रिसिएशन इतना डाउन हुआ। मैं आप सभी से आपको सभी को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप गाड़ी के लिए लोन मत लो। इस गाड़ी की ज़रूरत है, मैं आपको यही चाहूँगा कि गाड़ी लेने की जल्दबाज मत करो। आप एक काम करो,
पैसे इकट्ठे करो, आप सेविंग में उसके पैसे इकट्ठे करो, उसके बाद गाड़ी लो। और आजकल यंगस्टर्स में तो बहुत है कुछ 1 लाख 2 लाख सैलरी हो तो आप देखोगे तो वो लोन पे ही उसका ईएमआई इतना ज़्यादा होगा, उसके पास इतना ज़्यादा बचता ही नहीं होगा, क्योंकि सब ईएमआई। फ़ोन ले रहे हैं, आज आईफोन ले रहे हैं, आज किसी के पास देखोगे तो आईफोन या सैमसंग का कुछ बड़ा प्रीमियम वाला फ़ोन सब लोन पे चल रहा है, सब लोन ले रहे हैं, लोन पे ले रहे। एक बैंक कितना कमा रही है आपसे, आपको मालूम नहीं। और आपके पास पूरी गाड़ी लेने का पैसा है। और आपको एक बहुत बड़ी टिप्स देने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग। अगर आपके पास सपोज आप 15 लाख की गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, तो आप उसका 40% जो अमाउंट है उसकी डीपी भरे हो, बाकी का 60% आप, मैं यही सजेस्ट करूँगा, मैंने खुद ने भी यही फॉलो किया है, ये मेरा खुद का थंब रूल है, ठीक है। 60% अमाउंट आप ऐसे कुछ फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, एफडी में इन्वेस्ट करो। एफडी में तो ठीक है, इतना सारा आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपकी अमाउंट तो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड, ऐसे बहुत सारे फंड है जो आपके डिविडेंड भी देते हैं, आप नहीं मानोगे, 0.75 पर मंथ डिविडेंड देता है। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। आप ठीक है, अच्छी कंपनी के म्यूचुअल फंड ले लो, वो आपको पर ईयर 0.75 डिविडेंड देता है, प्लस एमएफ की आपकी जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज होती है। तो मैंने खुद ने ऐसा फॉलो किया है। मेरे खुद के पास 15 लाख की गाड़ी है, तो मैंने 40% ही डीपी भरा है, 60% जो अमाउंट मेरा था मैंने उसका म्यूचुअल फंड ले लिया। उसमें से जो डिविडेंड आ रहा है मेरे पास, उसमें से थोड़ा कुछ ऐड करके मेरा ईएमआई हर महीने ईएमआई में पे कर रहा हूँ। तो मुझे इसका बर्डन इतना, मेरे ऊपर इतना बर्डन नहीं है। अगर आपको लोन में ही सब कुछ लेना है तो आप ये थंब रूल सभी चीज़ों में आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अब अपने अच्छी खासी सेविंग की हुई है, ठीक है, तो आप आपकी पूरी सेविंग आप एक चीज़ लेने जा रहे हो, कोई भी चीज़ 5 लाख की चीज़ लेने जा रहे हो, सपोज एक आईफोन लेने जा रहे हो, 1.5 लाख का आईफोन आ रहे हैं, आपने 1.5 लाख रुपए अपने सेविंग की है और आप डायरेक्ट कैश में या आप खुद के पैसे से फ़ोन लेने जा रहे हो, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। लोन लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर ये 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करो, ये 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो कि इसमें से आपको पर मंथ 1000 रुपीज़ या 1200 रुपीज़ आपको डिविडेंड ऐसा कुछ आता है। बहुत सारे फंड्स है, उसके बारे में भी मैं वीडियो एक बनाऊंगा, ब्लॉग बनाऊँ उसके बाद रिगार्डिंग, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। सपोज 2000 पर मंथ 2000 रुपीज़ उसका ईएमआई आ रहा है, तो 1000 या 1200 रुपीज़ उसका आप ईएमआई उसके डिविडेंड में से आ रहे हैं वो पे करो, और 800 रुपीज़ 800 रुपीज़ आप ऐड करके ईएमआई भरो। जैसे कि आपकी जो बैलेंस है वो वैसी नहीं, पर बैलेंस आपकी बढ़ेगी, एप्रिसिएशन उसको मिलेगा। अब उसके बाद लोन लो, आप कमा रहे हो जो आपकी सैलरी है, और डायरेक्ट आप ये लोन लोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और एक आईफोन ले रहे हो 1.5 लाख रुपीज़ का, ठीक है, उसको बेचने जाओगे तो भाई 1 लाख रुपए भी नहीं मिलेगा। तो सोचो कितना डेप्रिसिएशन आता है। तो मैं आप सभी को यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कैश से ना लो, अगर लोन से लो, पर लोन से लो उससे पहले आप सेविंग करो, सेविंग की अमाउंट आप इन्वेस्ट करो, एमएफ में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, उस पर आपको डिविडेंड आएगा, आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। आपको डिविडेंड पर मंथ, आपको फिक्स इनकम, आप कुछ भी ना करो तो 1000 या 1200 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोन लो, उससे पहले लोन ना लो, उसके बाद आप लोन लो तो आपको बर्डन ही नहीं पड़ेगा। अगर 1.5 लाख का फ़ोन 50,000 रुपये में भी बिकेगा तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने लोन ली है, पर आपको तो क्या इन्वेस्ट, आपने 1.5 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए, उसमें तो 1000 रुपीज़ आ रहा है, उसके बाद बाकी का आप आधा ऐड कर रहे हो, ठीक है। और 1.5 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 1.5 लाख रुपीज़ का तो आपने एप्रिसिएशन भी मिला, 5 साल आपको लोगे तो 5 साल में उसको आपको एप्रिसिएशन की बहुत अच्छा खासा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। पर आप डायरेक्ट आप 1.5 लाख का फ़ोन लेने जाओगे, ठीक है, और 5 साल में उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। तो उससे बेहतर है आप कभी कैश से फ़ोन ना लो, ठीक है। इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, बढ़िया कुछ अच्छा खासा फंड में, उसके रिगार्डिंग एक अच्छा ब्लॉग बनाऊंगा। इन्वेस्ट करो फंड में, ठीक है, उसके बाद लोन लो,
आपसे कितना तगड़ा आपसे इंटरेस्ट आपसे ले रहा है आपको मालूम है। जैसे कि आप बैंक में कुछ लोन के लिए अप्लाई करोगे तो बैंक आपसे कितने कितने सारे चार्जेस आपसे ले रहे हैं। जैसे कि आप कुछ अप्लाई कर रहे हो तो प्रोसेसिंग फ़ी ले रहा है, ठीक से लेट पेमेंट फीस ले रहा है, जैसे प्री पेमेंट में आप टाइम पे नहीं करे तो उसकी पेनल्टी भी लग रही है। एनुअल कुछ सर्विस चार्जेस कुछ अलग अलग प्रायर के हिसाब से आपसे बैंक ले रहा है। इतना सारा इंटरेस्ट लेने के बाद बैंक आपसे ये सारी हिट ये सब आपको अब जब लोन लेने जाओगे ना, अब किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे तो वो सभी ऐसे नहीं कि आपको खुल के नहीं कहेंगे, आपसे कुछ शेयर नहीं करेंगे। ये सब हिडन चार्जेस रहता है, ये सब हिडन चार्जेस रहता है। जब आपकी लोन अप्लाई हो जाती है आपको वो क्या उसको क्या बोलते हैं, नाम भी भूल गया उसका मैं, आपको चेक आ जाता है, उसका कुछ है वो चेक आ जाता है। उसके बाद आपको जो चार्जेस अपने बैंक से कटने लगेंगे, ऐसे हिडन चार्जेस बहुत सारे कटने लगेंगे। हो सके इतना लोन लेना अवॉइड करो। अगर लोन लेना है तो जैसा मेरा खुद का थंब रूल है, जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ मेरी लाइफ में, कुछ भी मेरे को कुछ भी लेना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लेता। मैं इन्वेस्टमेंट करके उसके इन्वेस्टमेंट करता हूँ और उससे मैं अपना मंथली जो मेरी फिक्स इनकम है वो जनरेट करता हूँ। उसके बाद मैं लोन के लिए देखता हूँ मैं। हाँ, वैसे डायरेक्ट में नहीं करता, ये मेरा खुद का थंब रूल है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये भी थंब रूल अपने लाइफ में आप लोग इम्प्लीमेंट करो। लाइफ में कुछ ऐसा बर्डन नहीं रहेगा। शायद मुझे मालूम नहीं ऐसे कोई दूसरे के यूट्यूब के वीडियो में ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव किसी ने शेयर किया है, मुझे नहीं मालूम। पर ये मेरा नॉलेज है, ठीक है, और मेरा नॉलेज है तो मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद एक फाइनेंस से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस भी खुद की यही है। तो मैं आप सभी से सोचा शेयर कर लूँ कि आप कैसे इन चक्करों से बचो, ठीक है। आपकी जो सैलरी है, आप जो कमाते हो उसको पहले इन्वेस्ट करो, लोन ना लो, वेट करो, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ईएमआई पे करने के भी आपको बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको तो हर मंथ फिक्स इनकम आ रही है। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें तो फिक्स इनकम आ रही है, तो उसमें से ही आपका ईएमआई पे हो रहा है। अगर कुछ बिजनेस में अप डाउन हुआ तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बर्डन लेने की ज़रूरत है, कुछ बर्डन ही आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।